everyone, welcome to my class. Today we will discuss +1 physics first chapter that is physical world. इससे पहले हम इसके बारे में यूनिट डायमेंशंस को कंप्लीट कर चुके हैं, डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं. The key points of this class will be scope and excitement of physics, basic forces in nature, need for measurement, basic laws of physics and physics related to society and technology. यही सिलेबस है जो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है. दैट इज प्रिस्क्राइब बाय द एनसीईआरटी. जो अब आपको एनसीईआरटी से सिलेबस मेंशन करवाया गया है वो ये टॉपिक है जो आपके फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है. ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे जो यूनिट एंड मेजरमेंट जो इसका सेकंड पोर्शन रहेगा वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ. तो देखिए, स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स से पढ़ने से पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज फिजिक्स. मैंने आपको बताया था कि जितना भी नेचर और नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, दैट स्टडी जो डील करेगी इन सब के साथ, दैट इज फिजिक्स. फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. तो फिजिक्स के स्कोप और एक्साइटमेंट के बारे में आपको क्या बताना है. स्कोप का मतलब होता है कि कहाँ तक आप इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें वैलिड हैं. जैसे कि जितने भी फिजिक्स के लॉज होते हैं वो सभी जो लाइफ है हमारी, जो हमारी सोसाइटी है, उसके हर फील्ड के अंदर अवेलेबल है. इवन की डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, टेलीफोन, एसटीडी, आईएसडी, फैक्स, all of these are invented through the basic laws of physics and these are using in society by every people, by every person. हम कह सकते हैं कि सारे के सारे फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको अप्लाई करके डिफरेंट टाइप की जो डिवाइसेस इन्वेंट की गई हैं विच आर यूज इन आवर डेली लाइफ. सो वी कैन से फिजिक्स इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी. का मतलब क्या होता है कि फिजिक्स के लॉज के ऊपर चीज़ों को इन्वेंट करना, वो उसको एक टेक्नोलॉजी वर्ड के नाम से स्पेसिफाई कराया जाता है कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं उनके ऊपर आपने क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, क्या क्या इन्वेंशन किए हैं. यानी कि डायरेक्ट रिलेशन हो गया सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के साथ. इवन कि आप कह सकते हैं कि जर्नी फ्रॉम अर्थ टू मून दैट इज ऑल्सो प्रेस्क्राइब्ड ऑन द फिजिक्स लॉज, फिजिकल लॉज वी कैन से हियर. ठीक है, उसके अलावा जैसे ही रेनबो बनता है उसके बारे में डिफरेंट टाइप के डिस्क्रिप्शन कि हाउ मेनी कलर इट कंस्टिट्यूट, कैसे बना, किसने प्रिज्म का काम किया, दैट ऑल डिपेंड अपॉन द फिजिकल लॉज दैट विल बी डिस्कस्ड इन फिजिक्स. तो दिस इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. वी कैन से एक्साइटमेंट क्यों है फिजिक्स, क्योंकि डिफरेंट टाइप की सिचुएशन जो हम हमारे डेली लाइफ में कंसिडर कर रहे हैं वो सारा का सारा कहाँ पर होता है, फिजिक्स के डिफरेंट टाइप. Beside these different type of physics branches that are mechanics, thermodynamics, electromagnetic, ये जितनी भी ब्रांचेज हैं फिजिक्स की एंड सो ऑन, जो कि आप आगे आगे स्टडी करते जाएंगे, इनके अंदर हम क्या करते हैं, फिजिक्स के सारे फंडा अप्लाई करते हैं. एक और ब्रांच जिसको आप ऑप्टिक्स कहते हैं, जो रे एंड वेव के साथ रिलेट करके चलती है. ये क्या करते हैं, नेचर के अंदर होने वाले हर एक फिनोमिना को अपने साथ लेकर चलेंगे, उसकी स्टडी में हेल्प करेंगे. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट फिजिक्स इज एन एक्साइटिंग सब्जेक्ट बिकॉज फिजिक्स के जो लॉज हैं दैट आर एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ द सोसाइटी. और उन लॉज के ऊपर जो डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस को इन्वेंट किया गया है दैट इज द टेक्नोलॉजी. Now we will discuss what are the basic forces in nature. अब यहाँ पर हम बेसिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिक्स के अंदर कितने टाइप के बेसिक फोर्सेस हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. साथ में हम लेकर चलेंगे सेकंड फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कैसे इन दोनों को डिस्क्राइब किया जाएगा. We know that ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो मासेज के बीच में लगता है. अगर आपके पास दो मासेज हैं m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, तो यहाँ पर इनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा जो हमेशा ही क्या रहेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा. एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय r स्क्वायर. ये टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं अपने 9th के सेशन में. दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज के लिए आपको
मासेस की बजाय दो चार्ज लेने होंगे एंड दीज आर आल्सो सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस आर। दिस टॉपिक विल बी स्टडीड इन क्लास 12। तो यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में अगर गैप है तो उनके बीच में हमेशा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू K(Q1 Q2) by r square। K इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर G आपने मेंशन किया है उसी तरह से ये क्या है K है। तो ये दोनों चार्जेस हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन हो, दोनों प्रोटॉन हो या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड नंबर पे आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक टोटली कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज किस किस की वजह से बना है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कारण, क्योंकि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल बॉडी बट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल पार्ट दैट इज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये कभी भी मूव नहीं करते बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज इनको होल्ड करके रखता है। तो द फोर्स विच होल्ड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्टूडेंट्स आपने रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में पढ़ा होगा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको अगर एनवायरनमेंट के अंदर ओपन छोड़ दिया जाए तो वो अपने अंदर से रेज डाइवर्ट करते रहेंगे। ऐसे एलिमेंट्स को जब एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ा जाता है तो उनके अंदर से बीटा गामा जैसे पार्टिकल्स निकलते हैं, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। These are the elementary particles and they contain very weak forces between them, so they are released automatically when the radioactive material is situated in the atmosphere. So इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। इसके अलावा जो जर्नल से फोर्स होते हैं जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह, you are familiar with that, but the basic forces are these four. If we want to create the relation between them for their comparison, then we have to remember a funda that is Fg, Fw, Fe and Fn. What are these ratio? Fg will indicate gravitational force, weak nuclear force, electromagnetic electrostatic force, and this is strong nuclear force. And the ratio will be 1, 10 is to power 25, 10 is to power 36 and 10 is to power 38. This is the comparison for all of these forces. अगर आपसे पूछा जाए कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग है तो दिस इज 10 is to power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। अगर आपसे पूछा जाए which forces are very much weak in this universe, then this is the gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स, इन चारों की आपने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज अपनी बुक में से देख लेनी है कि कैसे क्या रहा है इनके बारे में, लेकिन जो अब सिलेबस में मेंशन हुआ है कि आपको इन चारों के बारे में जनरल बातें रीड आउट करनी है। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ नेचुरल फोर्सेज इन फिजिक्स। व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट? मेजरमेंट का क्या मतलब है, क्यों करते हैं हम चीजों को मेजर? अगर अपनी फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन कर रही हैं, अगर आपको रीडिंग ऑब्जर्व करना नहीं आता, आपने अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया बट यू आर नॉट एबल टू टेक आउट द रीडिंग्स, so we can say कि we are not able to proceed our measurement. तो this is the measurement कि चीजों को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। Observing the result and expressing the result in numerical value is known as measurement. Need क्या है मेजरमेंट की? अगर हमने हमारा मेजरमेंट जो रिजल्ट आया है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देके एक्सप्रेस हम नहीं कर पाए, सो वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस अवर रिजल्ट, अवर ऑब्जर्वेशन विल बी इनकम्प्लीट without the measurement. So measurement is the expression of a result by giving its a particular numerical value. Now basic laws of physics. We have completed these topics. Now we will discuss basic laws of physics. जैसे जैसे आप फिजिक्स के चैप्टर रीड करते जाएंगे आप उसके बेसिक लॉज से फेमिलियर होते जाएंगे। What are the basic laws of physics? देखिए सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप सभी इससे फेमिलियर हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ये लॉ
कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय, ना हम एनर्जी को बना सकते हैं ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम केवल उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। सेकेंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी आप मोमेंटम से फेमिलियर हैं, 9th में आपने मोमेंटम पढ़ा था, P दैट इज इक्वल टू mv। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया सिस्टम के ऊपर तो मोमेंटम विल ऑलवेज बी रिमेन कंजर्व, तो वहां मोमेंटम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, this is known as linear momentum and this is our angular momentum which is written by L which is equal to R cross P आप कह सकते हैं, या P cross R, जैसे भी आप लिखना चाहो आप कह सकते हैं कि अगर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी विल गेट एंगुलर मोमेंटम। तो इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा जो कि अभी आप अपने अगले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, तो आपने इसके लिए सिर्फ ये पढ़ना है कि इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क एंगुलर मोमेंटम विल नॉट चेंज। यहां लिखना है इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स लीनियर मोमेंटम विल नॉट चेंज। अब ये टॉर्क क्या है, जैसे कि फोर्स किसी बॉडी के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, उसी टाइप से ये जो टॉर्क है ये किसी बॉडी के अंदर रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, मतलब टॉर्क विल रोटेट द बॉडीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो these are the conservation of energy, linear momentum, angular momentum, and last is law of conservation of charge। अभी मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया था जिसका रिप्रेजेंटेशन आप क्यू या स्मॉल क्यू से करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज को भी हम ना बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन के होने से पहले जितना टोटल चार्ज था, यहाँ पर आप चार्ज को किससे रिलेट करेंगे, एटॉमिक नंबर से। किसी भी रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले जितना एटॉमिक नंबर रिएक्टेंट्स का था वही एटॉमिक नंबर प्रोडक्ट्स का रहेगा जब हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड ये कंप्लीट हो जाता है। आज ही मैंने जो सब्सक्राइब एनसीईआरटी का जो मतलब सिलेबस हमारे पास आया है सीबीएसई बोर्ड के लिए, आज ही मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसमें ये टॉपिक्स थे जो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड थे। इसके अलावा अगर कोई और मैटर आएगा तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करवाऊंगी, लेकिन अभी आपने इतना ही करना है। उसके अलावा जो यूनिट एंड मेजरमेंट मैंने आपको कराया था जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस था पूरा, और मास लेंथ और टाइम की डिस्क्रिप्शन थी, और जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने उसके अंदर डाले थे वो आपने करना है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको ग्रुप में डाल भी चुकी हूँ कि क्या क्या सिलेबस फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड या पूरी फिजिक्स से रिलेटेड आपका रहने वाला है। तो अगर उसमें से कोई टॉपिक हमारा स्किप हो जाता है तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं कि ये टॉपिक हमारा रह गया या मुझे वो कराना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर दोनों पोर्शंस के साथ खत्म हो जाएगा, जिसको हमने फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा उसका पोर्शन रहता है यूनिट एंड मेजरमेंट, वो मैंने आपको पहले करा दिया। उसके साथ ही एरर और एरर का कैसे आप निकालेंगे एरर को, प्रोडक्ट के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ ये हम कर चुके हैं। तो टिल हियर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड बाय मी। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।